आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 है और ये चैप्टर 4 का ये भाग 3 है। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, चैप्टर 4 का भाग 3। और आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा क्लास जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर इसमें सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो हम लोग पढ़ेंगे और नहीं तो हम लोग अगला चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आज अंतिम क्लास है तो इसको अंत तक आप देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला शासक थी कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल, डी इनमें से कोई? रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासक। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि मध्यकालीन दौर का, ऐसे ही पूछा जाएगा मध्यकालीन दौर का, मध्यकालीन दौर की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान ही थी, क्योंकि मध्यकालीन दौर में ही ना ये शासक बनी थी। या आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश की प्रथम महिला शासक, तो ये भी रजिया सुल्तान होगा। या दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक, ये भी रजिया सुल्तान होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका संबंध गुलाम वंश से था। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे वंश से था? गुलाम वंश। गुलाम वंश से इसका संबंध था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? जो रजिया सुल्तान का विवाह था किसके साथ? मलिक हसन, अल्तुनिया, नसीरुद्दीन महमूद, डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हुआ था। जो रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। आपको कमेंट में लिख कर ये बताना है कि रजिया सुल्तान से पहले कौन शासक था और इसके बाद कौन शासक बना? रजिया सुल्तान से पहले कौन शासक था और इसके बाद कौन शासक बना? ये कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है। और सभी बच्चे कमेंट में लिखकर आंसर ही बताते हैं, तो सबको जरूर से जरूर आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे नोट्स हमसे मांगते हैं। हम नोट्स कैसे देंगे? नोट्स आप अपने से खुद से बनाएंगे ना। टीचर का बनाया हुआ नोट्स आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। आप अपने से नोट्स बनाएंगे तब ना आपको समझ में आएगा। देखिए आपको एक और बात बताते हैं। अब मैप क्या होता है? मान लीजिए आपको बताया गया कि देखिए यहाँ से ऐसे जाना, तो आप खुद से मैप बनाइए कि हाँ हमको ऐसे जाना, ऐसा डायरेक्शन दिखाना है। तो ठीक वैसे ही नोट्स होता है, आप खुद से बनाइए नोट्स। चलिए तो ये अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? जो गयासुद्दीन बलबन था, इसका बलबन का पूरा नाम है, सभी लोग बलबन ही बोलते लेकिन इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266, 1246, 1265 या 1242? तो ये 1266 में बैठा था दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन। ये भी गुलाम वंश का ही था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? निम्न में से बलबन ने कौन सी उपाधि धारण किया था? बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? दीन इलाही, जिले इलाही, सुल्तान आजम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिले इलाही का उपाधि धारण किया था बलबन। एक और बात समझिए, गुलाम वंश में इसके बाद कोई ताकतवर शासक हुआ ही नहीं। जो बलबन के बाद ताकतवर कोई भी शासक नहीं हुआ, कोई भी शासक योग्य नहीं हुआ। और शासक योग्य का मतलब हम कितना बार समझाते हैं कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसको निर्णय लेने की क्षमता अच्छा होना चाहिए, वही मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा योद्धा भी होना चाहिए वो, और उसको वर्तमान परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए, कौन उसका दोस्त है, कौन दुश्मन है, किस पर हमला करना है, किस पर हमला नहीं करना है, और अपने जो बाकी इसका अधीन जो शासक है उसको कंट्रोल में कैसे रखना है, ये सब जिसके पास होगा वही योग्य शासक था। तो बलबन के बाद कोई गुलाम वंश में योग्य शासक नहीं हुआ। इसीलिए इसके बाद धीरे धीरे गुलाम वंश क्या हुआ? नष्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे गुलाम वंश खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था कौन था? भारत का पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा? तो ये बलबन का मकबरा जो था ये शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था। ध्यान रखिएगा, बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने रक्त एवं लौ की नीति का अपनाया था? रक्त एवं लौ की नीति, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी? तो ये बलबन ने अपनाया था रक्त और लौ की नीति। इसमें होता ये था ना
कि उनको और जो भी गलती ज़्यादा गलती कर देता था, मतलब सजा के रूप में क्या किया जाता था, जो भी इसके विरोध में खड़ा होता था ना, विरोध में बलबन के विरोध में खड़ा हुआ, सजा के रूप में तो उसका फाइल पहले निपटा दिया जाता था, उसको निपटा दिया जाता था। जो खड़ा हुआ इसके विरोध में उसको तो पहले निपटा दिया गया, उसके बाद उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को, मतलब उसके घर के जितने भी परिवार है सबको बंधक बनाया जाएगा। इसके द्वारा क्या किया जाता था, इसके सैनिकों द्वारा बंधक बनाया जाता था और उससे दास का काम करवाया जाता था। अब जिंदगी भर के लिए दास बना दिया जाता था। पहले जो विरोध में खड़ा हुआ उसको पकड़कर उसका फाइल निपटा दिया जाए, उसका काम खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद उसके जितने भी घर वाले थे सबको क्या कर लिया जाता था, दास बना दिया जाता। रक्त और लौ की नीति, यही था, रक्त और लौ की नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? किसने करवाया नौरोज का आरंभ? फारसी त्योहार है, किसने करवाया? फिरोज तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बलबन ने करवाया, ध्यान रखिएगा। कौन करवाया था? बलबन ने इस त्योहार का आरंभ करवाया था। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने ईरानी पद्धति सिजदा का शुरुआत किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बलबन ने शुरू किया था ईरानी पद्धति का सिजदा, ये बलबन ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलबन का पुत्र का क्या नाम था? अमीर हसन, शहजाद मोहम्मद, आराम शाह, डी इनमें से कोई नहीं। उसका नाम था शहजाद मोहम्मद। और बलबन का मृत्यु का कारण भी देखिए क्या माना जाता है कि शहजाद मोहम्मद एक अच्छा योद्धा था। क्या था? एक अच्छा योद्धा। शहजाद मोहम्मद अच्छा योद्धा था और बार बार इनका आक्रमण, किनका आक्रमण हो रहा था? भारत पर बार बार। जिस समय बलबन भी था उस समय भी बार बार मंगोलों का आक्रमण भारत पर हुआ था। इस सीमा पर इसने शहजाद मोहम्मद को लगाया था, अपना बेटा को, बलबन का बेटा ही था, इसको लगाया था और मंगोलों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, शहजाद मोहम्मद की हत्या कर दी गई। इससे बहुत दुखी हुआ ये बलबन और इसी के कारण इसका मानसिक स्थिति थोड़ा सा खराब होने लगा और धीरे धीरे इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसका पुत्र का नाम था शहजाद मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बलबन के शासन काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खां, आराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये था तुगरिल खां, यही विद्रोह किया था बंगाल से बलबन के शासन काल में। तो हम ये खत्म हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो हमें तो समझ में आ गया होगा और कमेंट में आपको लिख कर बताना है कि इसमें कितना याद था आपको। कमेंट में लिख कर बताना है कितना इसमें से आपको आंसर याद था। तो हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। और 2-3 को क्वेश्चन बोलते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आपको लिख कर कमेंट में बताना है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक नहीं, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन सा शासक था जिसका पोलो खेलते समय मृत्यु हो गया था? पोलो खेलते समय मृत्यु हो गया था। और उसके बाद इल्तुतमिश जो था वो शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? और उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन किसने किया था? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।